Okay, good afternoon to everyone. गुड आफ्टरनून सर। ओके, अब सुन पा रहे हो? ठीक है। तो आज नॉर्मली आज जो हमें करना है ना, मेरे ख्याल से फ्लूइड स्टैटिक्स हम खत्म कर चुके हैं। तो आज हम फ्लूइड स्टैटिक्स के हायर लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। हायर लेवल नहीं मतलब मिक्स क्वेश्चन होंगे, है ना, तो फ्लूइड स्टैटिक्स स्ट्रांग हो जाए। तो आज कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करके विल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम फ्लूइड स्टैटिक्स की, है ना। जिससे कि आपका फ्लूइड स्टैटिक्स के जो भी आपने कंसेप्ट पढ़े हैं वो सारे कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही आप करते रहोगे, वीकेंड्स पे फिर से आपका फ्लूइड डायनेमिक्स स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कि भाई फ्लूइड स्टैटिक्स के बाद जो अगला चैप्टर आता है दैट इज योर फ्लूइड डायनेमिक्स। तो उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स ही खत्म हो जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स में सरफेस टेंशन विस्कोसिटी भी आएगी, वो फ्लूइड डायनेमिक्स के बाद में हम पढ़ेंगे, है ना। हाँ भवे, अभी मैं वो क्वेश्चन करूंगा, है ना। जो लास्ट टाइम मैंने एक आइस वाला क्वेश्चन जो दिया था ना, सबसे पहले हम उसी को डिस्कस करेंगे, है ना। जो एक क्लास में एक अनआंसर्ड क्वेश्चन था, तो वन बाय वन विल रीच टू द ईच एंड एवरी क्वेश्चन, है ना। तो उसको मैं डिस्कस करूंगा अभी, है ना। वन बाय वन आई विल शेयर द क्वेश्चंस। पहले आप उसको थोड़ा सा ट्राई करो, और जब कुछ लोग आंसर्स दे देंगे देन आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन, है ना। तो चूंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस थी, इसलिए नॉर्मली वर्चुअल बोर्ड पे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होती है ना। तो हम कर सकते हैं ऐसे। तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन, है ना। तो वन बाय वन मैं क्वेश्चन आपका शेयर करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। सर हाँ मैंने बोलो। अभी ज्वाइन करा, आप क्या कराएंगे सर आज? आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी फ्लूइड स्टैटिक्स की। फ्लूइड स्टैटिक्स जो आपने पढ़ा है ना, उसके हायर लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, है ना। और फ्लूइड डायनेमिक्स सैटरडे को स्टार्ट होगा, है ना। तो बताता हूँ मैं आपको वन बाय वन। आई शेयर फ्यू क्वेश्चंस, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। वो भी आएगा, वो आपका जो आइस मेल्टिंग वाला क्वेश्चन था ना, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको, है ना। सही बोल रहे हो आप इसमें, पीयूष शाह। वही बताऊंगा पीयूष में, वेट फॉर सम टाइम, वन बाय वन, है ना। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन इज द फर्स्ट क्वेश्चन। This is the question number one. ये तो जस्ट एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना। इसमें सॉल्व करने जैसा कुछ भी नहीं है। ओके, 5 आंसर्स आई गॉट। मैं चेक कर लेता हूँ, 5 अगर सही होंगे, 9 आंसर आई गॉट। हाँ सही बात है। अकाग्रा निहाल, योर आंसर इज करेक्ट, है ना। रमेश, योर आंसर इज करेक्ट। भव्या, कार्तिकेय, त्यागी, योर आंसर इज करेक्ट, है ना। सही आंसर आपका, है ना। तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। काफी लोगों के सही आ गए हैं, है ना। ध्यान रखना इसमें जस्ट एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपने पढ़ा था
कि प्रेशर को शेप ऑफ द वेसल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शेप या एंगल से प्रेशर को कोई मतलब नहीं है ना। प्रेशर तो डिपेंड करता है कि सरफेस से कितने डेप्थ पे वो पॉइंट है ना, कि सरफेस से कितने डेप्थ पे वो पॉइंट है। तो वो डेप्थ तो एच माइनस स्मॉल एच हो गया। तो इस पॉइंट पे अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो दिस प्रेशर हैज नथिंग टू डू विद दिस एंगल और शेप ऑफ द वेसल। वो तो डिपेंड करेगा कि सिर्फ डेप्थ पे प्रेशर कितना है। और ये गेज प्रेशर पूछ रहा है। गेज प्रेशर मीन्स हाइट की वजह से सिंपल प्रेशर, अदरवाइज एटमॉस्फेयर भी आप ऐड कर देते। तो पी पॉइंट पे आप निकाल लो, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, कि भाई रोजी एच ही तो होता है। तो रोजी इंटू कितने डेप्थ तक निकालना है, स्मॉल एच माइनस स्मॉल एच। इसको एंगल या शेप से कोई मतलब नहीं होता है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, है ना। तो ये तो आपका गेज प्रेशर हो गया। अगर आपसे एब्सोल्यूट प्रेशर पूछता आगाज, आज ही आपका आंसर सही है। हाँ आदित्य, आपने हमने सही बोला है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। वो कई बार गलती हो जाती है, हमें लगता है कि हाइट इतनी है, तो रोजी इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। तो इसलिए हम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का मेरा पर्पज ही वही था कि आप शेप ऑफ द वेसल, इस एंगल से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल आपको इस तरह से सॉल्व कर देना है ना। क्लियर कर सकते हैं। चलो, ये हम कर सकते हैं इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। हाँ भव्य, आपका आंसर सही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रिलेटिव डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी सेम चीज होती है ना। रमेश, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ पीयूष झा, योर आंसर इज करेक्ट।
सुहाना, योर आंसर इज करेक्ट. आगाज सिंगल, योर आंसर इज करेक्ट. है ना? काफी व्हेन आई गेट द 4-5 करेक्ट आंसर देन आई विल एक्सप्लेन. यही रूल रहेगा. चलो, आई विल कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन. है ना? एक्चुअली इस क्वेश्चन का जो आंसर है, दिस ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. 3 is the relative density, specific gravity. Specific gravity and relative density are same thing. Specific gravity वही होता है जो relative density होता है ना? कि relative density और specific gravity में कोई डिफरेंस नहीं है. तो आप देखो, जब एयर में सस्पेंड कर रहे थे तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 16 न्यूटन थी. जब सबमर्ज्ड इन वाटर था तो 40 न्यूटन था. तो डिफरेंस बॉयंसी फोर्स का ही तो होगा, क्योंकि जब वाटर में सबमर्ज करेंगे तो बॉयंसी फोर्स आ जाएगा. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बॉयंसी फोर्स हो जाएगा. तो बॉयंसी फोर्स की वैल्यू आपकी हो गई 60 माइनस 40 मीन्स 20 न्यूटन. है ना? तो 20 न्यूटन बॉयंसी फोर्स हो गया, और वेट जो है वो आपको दिया हुआ है 60 न्यूटन एयर में. है ना? एयर में जो वेट 60 न्यूटन है और जो दोनों का डिफरेंस होगा वो 20 न्यूटन आ गया. तो आप देखो, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो जस्ट वेट इन एयर को अगर हम बॉयंसी फोर्स से डिवाइड कर दें तो रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी. क्योंकि जब आप मास लिखोगे एयर में तो आप डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस यूज करोगे, कि जो भी आपने ब्लॉक की डेंसिटी यूज की है रो बी इंटू वी इंटू जी आ गया. लेकिन जब बॉयंसी फोर्स यूज करोगे तो डेंसिटी ऑफ द वाटर यूज होगा. वॉल्यूम और जी तो सेम ही है, पूरा आपने सबमर्ज्ड किया है ना? तो दोनों से वीजी कैंसिल ही हो गया. तो रो बी बाई रो डब्ल्यू इज हो जाएगा ना, ब्लॉक की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर. यही तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है. तो एम जी बाई एफ बी इज द करेक्ट आंसर. तो एम जी इस केस में 60 न्यूटन है और जो आपका बॉयंसी फोर्स है वो 20 न्यूटन है. तो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 3 आ जाएगी, कि जो भी हम ब्लॉक यूज कर रहे होंगे उसकी डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में 3 होगी. वही रिलेटिव डेंसिटी होता है. तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, है ना? कि दोनों को इस तरह से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे. है ना? तो ये आपका आ जाएगा इसलिए. है ना? क्या आपका गया इस तरह से. तो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये आपका गया है ना? 1 बाय 1 आते जाएगा आपका, अपने आप ही कंसेप्ट आते जाएंगे आपको सारे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. है ना? ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था. तो इसका आंसर तो मैंने बता ही दिया था आपको. जब पीस ऑफ वाटर इसमें फ्लोट करेगा तो इसका आंसर मत दो, आंसर आपको सबको पता है. डोंट सेंड आंसर. इस पीस ऑफ आइस जब फ्लोट करेगी तो जब मेल्ट हो जाएगी तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड. कैसे अनचेंज्ड रहती है वो आपको समझना है. कि आपने बोला जस्ट ये कोई बीकर है और बीकर में आपने इस तरह से वाटर सबमर्ज कर दिया और इसमें कोई पीस ऑफ आइस फ्लोट कर रहा है, सॉलिड. है ना? कि पीस ऑफ आइस फ्लोट कर रहा है. तो अगर पीस ऑफ आइस फ्लोट कर रहा है जो सॉलिड है तो इसके वेट को बॉयंसी फोर्स बैलेंस कर रहा होगा. है ना? तो जब वेट को बॉयंसी फोर्स बैलेंस करेगा तो वेट तो इस आइस का है, तो यहाँ पे आ गया डेंसिटी ऑफ आइस. है ना? इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू जी. और यहां से बॉयंसी फोर्स में आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर. है ना? ये क्या हो जाएगा इसलिए आपका डेंसिटी ऑफ वाटर. या आप इसको ऐसे लिख लो, mg लिख लो. mg इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द, यहाँ पे वाटर आ जाएगा, इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी आ गया. तो अगर ये m मास का आइस का पीस फ्लोट कर रहा है तो जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा, जी कैंसिल हो गया, जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा वो मास ऑफ द आइस बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर हो जाएगा. है ना? इतना वॉल्यूम में डिस्प्लेस कर रहा होगा जिस वजह से लेवल कुछ ऊपर चला गया है. तो ये तो मैंने डिस्प्लेस वॉल्यूम लिख दिया. अब हम लिखेंगे कि व्हेन आइस पीस मेल्ट, व्हेन आइस मेल्ट, तो वॉल्यूम फॉर्म कितना होगा, कि कितने अमाउंट का वॉल्यूम यहाँ पे फॉर्म होगा. है ना? आइस मेल्ट होगी तो कुछ लिक्विड वॉल्यूम बनेगा ना. तो डिस्प्लेस तो इतना हो रहा था, फॉर्म कितना होगा. तो एम मास का आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो वॉल्यूम फॉर्म वी एफ होगा एम बाई रो डब्ल्यू ही तो होगा. है ना? कि हम बोल रहे हैं अगर आइस मेल्ट होगी तो ये वाटर में कन्वर्ट होगी, तो कितना वॉल्यूम फॉर्म होगा वाटर का. तो पहले जब ये सॉलिड था तो डिस्प्लेस इतना कर रहा था, जब ये मेल्ट हो गया तो इतना वाटर फॉर्म हो गया. तो दोनों चीजें सेम ही तो है,
इससे प्रूफ हो गया कि जितना ये वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा था उतना ही वॉल्यूम फॉर्म करेगा, है ना। तो डिस्प्लेस वाला चीज तो बढ़ गया मेल्ट होने के बाद, लेकिन उतना एडिशनल वाटर भी तो बन गया। तो डिस्प्लेस वॉल्यूम में अगर वॉल्यूम फॉर्म सेम है तो जो लेवल होगा वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो अगर सॉलिड आइस पीस मेल्ट होती है तो इसके वॉल्यूम में बेसिकली आपका कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। कि इसके वॉल्यूम में अगर देखा जाए तो देयर वोंट बी एनी चेंज, है ना। ये क्या रहेगा बेसिकली आपका अनचेंज रहेगा, है ना। बिल्कुल सही है कि इसमें जो चेंज होगा वो आपका अनचेंज रहेगा, इस तरह से आपका, है ना, कि भाई इसमें रिमेन अनचेंज्ड है। पहले का आंसर तो ये आ गया, है ना। तो ये जस्ट आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ऐसे और भी पार्ट्स हैं इसके, है ना। देखो इसमें अगर मैं बोलता हूँ कि मान लो कोई कैविटी भी होती, एक पार्ट में मैंने ये बोला था कि ये सॉलिड नहीं है बल्कि इसके अंदर कैविटी है, तो क्या फर्क पड़ता है कि मान लो यहाँ पे इसके अंदर एयर बबल है ना, और बाकी चीजों का आइस का मास m है और ये फ्लोट कर रहा है ऐसे, है ना। किस तरह से फ्लोट कर रहा है, तो अभी भी इक्वेशन आएगी कि अगर एयर बबल भी होता तो mg इक्वल टू क्या होता है, बॉयंसी फोर्स, है ना। तो यहां से अगर हम वॉल्यूम डिस्प्लेस निकालते तो वॉल्यूम डिस्प्लेस में डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी हो जाता है, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड m बाई रो w हो जाएगा, है ना। इसमें कोई कैविटी का तो रोल आया ही नहीं, अभी भी इतना वॉल्यूम में डिस्प्लेस कर रहा है। और जब ये मेल्ट होगा तो जो यहाँ एयर होगा वो उसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जितने एम मास की आइस थी वही तो वाटर में फॉर्म होगी, तो वाटर में जो फॉर्म होगा m बाई रो w ही होगा। तो इस केस में भी vd इक्वल टू vf था। तो चाहे ये पूरा सॉलिड हो चाहे इसके बीच में इस तरह से कोई एयर बबल हो, दोनों केस में मेल्ट होने के बाद लेवल अनचेंज रहेगा। ये जो लेवल होगा वो क्या होगा बेसिकली आपका अनचेंज होगा, है ना। कि दोनों केस में लेवल क्या रहेगा बेसिकली आपका अनचेंज। तो हम कर सकते हैं ऐसे, है ना। तो दिस वे वी कैन सॉल्व इट। ये आपका रहेगा, आपका ऐसे, है ना। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया, है ना। ऐसे ही ऐसे अब इसमें देख लो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसमें क्या होगा। हाँ, फ्रोजन स्टोन वाला ही क्वेश्चन है ये, है ना। कि फ्रोजन स्टोन वाला ही क्वेश्चन है ये, है ना। हाँ, इसका भी आंसर मैंने बताया था आपको, है ना। कि इसका भी जो आंसर होगा वो तो ए होगा, लेकिन वो कैसे होगा वो मुझे समझाना है आपको। इसका आंसर आपको पता है कि लेवल इस केस में फॉल होता है अगर कोई लीड पीस हो या फ्रोजन स्टोन हो, है ना। लीड पीस हो या क्या हो बेसिकली आपका फ्रोजन स्टोन हो, इस केस में लेवल फॉल होता है। क्यों फॉल होता है वो अभी डिस्कस करेंगे अभी हम, है ना। वो उसमें देख लेते हैं फ्रोजन स्टोन में या लीड पीस में क्या होगा ना। सेम डायग्राम में जो दोबारा बनाऊंगा इस तरह से, है ना। कि इस तरह से आपका कोई बीकर था, है ना। कि इस तरह से आपने एक बीकर फॉर्म किया और उस बीकर में आपने वाटर फिल कर दिया, इस तरह से आपने क्या फिल कर दिया, वाटर। और इसमें एक आइस का पीस है जिसके के अंदर कोई लेट पीस या फ्रोजन स्टोन है ऐसा, है ना। खाली नहीं है बल्कि कोई फ्रोजन स्टोन है। तो मैं ऐसा लेता हूं कि एम इसका मास है और जो ये आपका फ्रोजन स्टोन है इसका मास एम डैश है ना। तो ऑब्वियस बात है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम ये तो लिखेंगे एम प्लस एम डैश इंटू जी, ये बॉयंसी फोर्सेस को बैलेंस करेगा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी आ गया, है ना। कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू क्या आ गया, जी आ गया। तो इस केस में जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा, है ना, उसकी वैल्यू जो होगी वो आपकी आ जाएगी m बाई रो डब्ल्यू प्लस एम डैश बाई यहाँ पे आपका आ जाएगा रो डब्ल्यू, है ना। वेयर m इज द मास ऑफ द आइस और एम डैश जो है वो फ्रोजन स्टोन या लीड का मास है। तो अभी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इतना है, आप देखो। अब जब ये मेल्ट हो जाएगा तो मेल्ट होने के बाद क्या होगा कि जब ये पूरी चीज मेल्ट हो जाएगी, है ना, तो मेल्ट होने के बाद जो आइस है वो तो वाटर में कन्वर्ट हो गई, है ना। कि आइस किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। और जो फ्रोजन स्टोन या लीड पीस होगी वो सिंक होके यहाँ पे आ जाएगी, है ना, क्योंकि इसकी डेंसिटी तो ज्यादा होती है ना। तो एम डैश मास का यहाँ पे आ गया और आइस वाटर में कन्वर्ट हो गई। तो हम लिखेंगे कितना वॉल्यूम बढ़ गया, तो आपको पता है एम मास आइस में कन्वर्ट हो गई, तो जो वॉल्यूम फॉर्म होगा वो m बाई रो डब्ल्यू हो जाएगा,
है ना, कि एम मास की आइस अगर वाटर में कन्वर्ट हो गई है तो इतने वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी वो। लेकिन आपको पता एम डैश भी तो कुछ वॉल्यूम यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहा होगा ना अभी, जब ये सिंक कर गया तो जितना इसका वॉल्यूम है उतना डिस्प्लेस कर रहा होगा। ये आपका हो जाएगा एम डैश, इसका मास है बाई डेंसिटी ऑफ द स्टोन, है ना। यहाँ पे जो डेंसिटी हम लेंगे इसका वॉल्यूम निकालने के लिए इस स्टोन के लिए लेंगे। तो आप देखो इतना वॉल्यूम वो पहले डिस्प्लेस कर रहा था, इतना वॉल्यूम अब फॉर्म हुआ है। अब इन दोनों में देखो क्या रिलेशन है, कौन सा ज्यादा है। देखो फर्स्ट वाला टर्म तो दोनों में सेम है, एम डैश भी दोनों में सेम है। ये डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड डेंसिटी ऑफ द स्टोन तो डिसाइड करेगा। तो आपको पता है डेंसिटी ऑफ द स्टोन ऑफ कोर्स ज्यादा होगी डेंसिटी ऑफ द वाटर से। तो अगर ये ज्यादा होगी तो वॉल्यूम फॉर्म इज लेस देन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, मतलब फॉर्म कम हुआ है, डिस्प्लेस ज्यादा कर रहा था। तो पहले लेवल ज्यादा होगा, अब अगर फॉर्म कम हो रहा है तो लेवल क्या होगा, बेसिकली आपका डिप कर जाएगा, है ना। कि वॉल्यूम फॉर्म अगर लेस देन वाटर डिस्प्लेस्ड हो गए, देन जब भी आपका ऐसा वॉल्यूम फॉर्म इज लेस देन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड आ जाए, देन वाटर का लेवल क्या होगा, फॉल होगा, है ना। इस केस में लेवल क्या होगा, फॉल होगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। कि इस केस में वॉल्यूम क्या होगा, बेसिकली आपका फॉर्म हो जाएगा। इस तरह से आप कर लो, है ना। तो ऐसे देना होगा आंसर आपको, ऐसे कोई ऐसे नहीं कर सकते कि आप कुछ भी आंसर दे देंगे आइडिया लगा के। वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड एंड फॉर्म निकाल के कंपेयर करना है ना। अगर दोनों इक्वल हैं तो ऐसा होगा, नहीं होकर इक्वल होंगे तो दूसरा हो जाएगा। अगर वॉल्यूम फॉर्म ज्यादा होता है वॉल्यूम डिस्प्लेस से तो लेवल बढ़ भी सकता था, कोई प्लास्टिक व्लास्टिक उसके अंदर होता स्टोन की बजाय तो लेवल इंक्रीज भी हो सकता था। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। ये आपका इस तरह से, तो दिस वे वी कैन सॉल्व, है ना। तो तीनों केस मैंने बता दिया आपको, है ना। ऑल केस हैज बिन कवर्ड, जो तीन केस थे, है ना। वो क्योंकि वो भी तो कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा ना, इसलिए कर रहे हैं। वॉल्यूम फॉर्म का मतलब अब कितना वॉल्यूम में बढ़ा रहा होगा, ये भी कुछ वाटर के को रिप्लेस करेगा ना यहाँ पे, कि वाटर को ये भी कुछ रिप्लेस करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसका वॉल्यूम के अबाउट भी तो लेवल कुछ ऊंचा होगा, है ना। तो इसलिए वो भी लिखना पड़ेगा ना आपको, कि भाई ये आइस तो वाटर में कन्वर्ट है वो सही है, स्टिल स्टोन भी तो अपने वॉल्यूम के इक्वल वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहा होगा। तो मतलब ये भी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ही है ये वाला। मैं जस्ट सेकंड केस में वॉल्यूम फॉर्म लिख रहा हूँ उसको, तो इसलिए हम इसको करेंगे। तो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। तो ये आपका इस तरह से आपका आ जाएगा, है ना। ये आपका गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Okay. हाँ, you can go for this question of hydraulic jack.
हाँ आदित्य, your आंसर इज करेक्ट. बीच में अगर मीटिंग ऑफ हो जाएगी तो रिज्वाइन कर लेना आप लोग, क्योंकि इस आईडी में ना मेरे पास अनलिमिटेड का ऑप्शन नहीं आ रहा है. भव्या, आपका एक पॉइंट से आंसर डिफर आ रहा है, पॉइंट जरा चेक कर लो, है ना. पॉइंट जरा चेक कर लो, आप डिफर आ रहा है उससे आंसर आपका. एक डेसिमल पॉइंट आपने थोड़ा गलत जगह पे लगा दिया है. हाँ, सुहाना, योर आंसर इज करेक्ट. एंड सिद्धार्थ, योर आंसर इज करेक्ट. सही है ना, इन लोगों के आंसर सही है. ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. एक्चुअली इसका आंसर जो सही है, दैट इज योर 37.5. आंसर इज द 37.5 न्यूटन इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड दिस इन इक्विलिब्रियम, है ना. तो आप डेंसिटी को पहले केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो, है ना. तो ये आपका हो जाएगा 7500 केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि एक ही यूनिट में करेंगे ना, तो ऐसा यूनिट में ही करते हैं. अब इसमें कंसेप्ट ये है ना कि सिर्फ एफ बाई ए को बैलेंस नहीं करना होगा. हम ऐसा सिर्फ नहीं कर सकते कि प्रेशर को इक्वेट कर दिया वहां पे, क्योंकि हाइट का भी डिफरेंस है ना. हाँ, पीयूष चाय, और आंसर इज करेक्ट. सही है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा और इस पॉइंट पे प्रेशर होगा उसको इक्वेट करेंगे.
तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा एफ बाई एरिया होगा। एरिया आपको पता है कि जो स्मॉलर सिलेंडर उसका एरिया 25 है, तो 25 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा मीटर में। प्लस एक रोजीएच की वजह से भी तो प्रेशर गेन होगा, तो प्लस रोजीएच 7500 जी इंटू नीचे आप 8 चले गए, है ना। ये बैलेंस करेगा इस यहाँ के प्रेशर को। तो यहाँ पे आपको होता है कि फोर्स तो 6000 न्यूटन है ना, बाई एरिया। एरिया आपका ये हो गया 800 वाला हो गया, तो 800 इंटू मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये आपका आंसर आ गया कि भाई यहाँ पे आपने कुछ प्रेशर अप्लाई किया प्लस रोजीएच की वजह से प्रेशर टोटल यहाँ पे इतना हो गया, और यही प्रेशर ही तो आगे ट्रांसफर हो जाएगा जो कि इसके वेट को बैलेंस करेगा। तो प्रेशर इक्वेट कर दोगे तो यहाँ पे इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन तो फोर्स की वैल्यू आपकी 37.5 न्यूटन आ जाएगी। तो सिर्फ इससे नहीं होगा कि एफ बाई ए इंटू एफ टू बाई ए, क्योंकि इसमें एक रोजीएच भी इन्वॉल्व है। वो तब होता है जब लेवल दोनों का सेम होता है, इसमें लेवल सेम नहीं है ना, अलग अलग लेवल पे है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें 37.5 न्यूटन इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। 600 होगा ना वो? कौन सा? सर डेंसिटी 750 होगा ना? 750 कैसे होगा? तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अच्छा 1000 से मल्टीप्लाई केजी से मीटर क्यूब मिलाने के लिए। 75 कैंसिल कर दो आप, सही। बाकी है ना, ये आपका आंसर है। 600 kg एल का मास। हाँ तो बेटा केजी मास है ना, वेट करेंगे तो 6000 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ तो फोर्स लेते हैं ना, तो 6000 न्यूटन में फोर्स आ जाएगा आपका, है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक 750 का ले लो आप, सही बात है, कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, है ना। तो ये हमने कर लिया ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। 1 बाय 1 अपने आप क्वेश्चन आते जाएंगे। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दोनों साइड में अलग अलग डेंसिटी का लिक्विड है, तो अगर वो सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है तो एच की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है।
हाँ रमेश, योर आंसर इज करेक्ट। आपका आंसर सही है रमेश। सर एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, वेट फॉर अ मोमेंट। एक्चुअली मीटिंग ऑफ हो जाएगी ना, दोबारा जब मीटिंग ऑन होगी तो मैं शेयर करूंगा। अभी एक ही आंसर सही है रमेश का खाली।